नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी हम कह सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट इसको कहा जाता है, CDP। उससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। बाल विकास भी कहा जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान भी कहा जाता है इसको, मनोविज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। तो इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रयुक्त शाखा है जो मनोविज्ञान के विभिन्न संप्रत्ययों और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाने में करती है। ठीक, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार को समझने, नियंत्रित करने, अनुमान लगाने और उसके परिमार्जन करने से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक ज्ञान उपलब्ध कराता है वही शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों पर हम चर्चा करते हैं। स्टडी मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक, कौन कौन सी इसमें विधियां हैं। दैनिक जीवन में हम व्यवहार को समझने के लिए, दैनिक जीवन में व्यवहार को समझने के लिए प्रयोग की जाने वाली दो विधियों अर्थात अवलोकन तथा परीक्षण को ही प्रायः हम मनोवैज्ञानिक व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त करते हैं। ठीक, अंतर मात्र इतना होता है कि मनोवैज्ञानिक इन विधियों का प्रयोग व्यवस्थित और परिष्कृत ढंग से करते हैं। ठीक, कुछ मनोवैज्ञानिक विधियां जो प्रमुख हैं उसकी आज हम चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिनका उपयोग किया जाता है, जिन विधियों को, ठीक, उसमें प्रमुख विधियां क्या है। पहले हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में विधियों को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला है निरीक्षण विधियां, दूसरा प्रयोगात्मक विधि और तीसरा विवरणात्मक विधि। निरीक्षण, प्रयोगात्मक और विवरणात्मक विधि, तीन तरह से इसको बांट सकते हैं हम। ठीक, निरीक्षण विधि जिसको हम मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, दूसरा मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट और तीसरा विवरणात्मक विधियां जिसको कहते हैं मेथड ऑफ एक्सपोजिशन। ठीक, निरीक्षण विधियां जो हैं, निरीक्षण विधियों को भी हम दो भाग में बांट देते हैं, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड और एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। ठीक, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। तो निरीक्षण विधियां जो ऑब्जर्वेशन मेथड्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। ठीक, और फिर विवरणात्मक विधियों की जब हम चर्चा करते हैं, विवरणात्मक विधियों को हम 6 भागों में, मुख्य रूप से जो प्रमुख हैं उनको हम 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला है जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि जिसको हम कहते हैं केस हिस्ट्री मेथड कहते हैं। दूसरा है विकासात्मक विधि, विकासात्मक जिसको कहते हैं डेवलपमेंटल मेथड। तीसरा है तुलनात्मक विधि जिसको हम कंपैरेटिव मेथड कहते हैं। चौथा मनोविश्लेषण विधि जिसको हम साइको एनालिटिकल मेथड कहते हैं। पांचवा है नैदानिक जिसको हम डायग्नोस्टिक मेथड कहते हैं। और छठा है सर्वेक्षण जिसको हम सर्वे मेथड के नाम से जानते हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ प्रमुख विधियां हैं। इन्हीं पर हम संक्षिप्त रूप से आज चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या एक संक्षिप्त सा परिचय की ये विधियां क्या हैं, किस तरह से काम करती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतर्दर्शन विधि की। जैसा नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्दर्शन विधि है क्या। अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर झांकना, अपने अंदर अपना खुद का दर्शन करना, अपना खुद का निरीक्षण करना अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। इस विधि ये सब कहा जाता है कि यह मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की संभवतः सर्वाधिक प्राचीन विधि है। सबसे प्राचीन विधि अंतर्दर्शन विधि ही है। ठीक, इस विधि का प्रतिपादन संरचनावाद जो संप्रदाय है मनोविज्ञान का, संरचनावाद संप्रदाय के जो प्रतिपादक हैं, जनक हैं, विलियम वुंट और उनके सहयोगी टिश्नर को इस विधि का, अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक, अंतर्दर्शन, ये विलियम वुंट और टिश्नर ने मनोविज्ञान को चेतना अनुभूतियों के रूप में परिभाषित किया और कहा कि चेतन अनुभूतियों का अध्ययन अंतर्दर्शन द्वारा ही किया जा सकता है। चेतन अनुभूतियों का अध्ययन अंतर्दर्शन द्वारा ही किया जाता है। इनके अनुसार चेतन अनुभूति के अंतर्दर्शन में 3 तत्व, संवेदना, भाव तथा प्रतिमा सम्मिलित रहते हैं। चेतन अनुभूत के अंतर्दर्शन में 3 तत्व कौन से? संवेदना, भाव और प्रतिमा सम्मिलित रहते हैं। जिससे शाब्दिक अर्थ ने क्या बताया? अंतर्दर्शन विधि ऐसी विधि है जिसमें हम खुद का निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे हम किसी को हम कुछ भला बुरा कहते हैं या कोई जो इस तरह की समस्या होती है तो कहा नहीं जाता है कि अरे अपने अंदर झांक लो, पहले अपने अंदर झांक लो फिर दूसरे को कुछ कहो। तो अपना स्वयं का निरीक्षण करना, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, कितना है, सही है, गलत है, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, इसकी जानकारी हमारे बारे में जितनी अच्छी जानकारी हमको है वो किसी को नहीं है। कोई मशीन भी हमारी सारी सच्चाई को पकड़ नहीं सकती है। कोई परीक्षण इसके लिए नहीं बना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम अपनी कमियों को छुपा लेते हैं और अच्छाइयों को शो ऑफ कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं दूसरों के सामने, लेकिन कमियों को छुपाए रहते हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या कमी है इसकी जानकारी हमसे बेहतर कोई नहीं, किसी को नहीं है हमारे बारे में। ठीक, हमारे सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन को भी नहीं है, क्योंकि सारी चीजें हम किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। तो अंतर्दर्शन विधि में स्वयं अपना निरीक्षण किया जाता है। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति क्रोध में है तथा वह अपने क्रोध की अनुभूति के कारणों को स्वयं ज्ञात करे। क्रोध में है तो अपनी किस वजह से, वो कौन से कारण है जिसके लिए हमको गुस्सा आया है। ठीक, और उसके आधार पर क्रोध से संबंधित मानसिक प्रक्रिया के नियम, सिद्धांत और दशाओं का निरीक्षण करे तो इसे अंतर्दर्शन कहा जाएगा। ठीक, आत्मगत निरीक्षण भी इसको कहा जाता है, अंतरावलोकन भी कहा जाता है। ठीक, अंतर्दर्शन विधि की विशेषता क्या है? ठीक, पहली विशेषता नंबर 1, व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष, तत्काल तथा वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पहली विशेषता अंतर्दर्शन विधि की क्या है कि व्यक्ति को अपने व्यवहार के संबंध में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, तत्काल यानी इमीडिएट तथा वास्तविक यानी रियल ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि मैं कौन हूं। भाई, इसकी एक विशेषता यह भी है कि इसमें किसी भी प्रकार के उपकरण की जरूरत नहीं होती है, किसी प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। आप अपना निरीक्षण कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज, तीसरी विशेषता, व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार का अवलोकन करता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो अपना निरीक्षण स्वयं करता है। ठीक, अन्य व्यक्ति कभी कभी दूसरे के व्यवहार का वास्तविक अवलोकन नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं क्या हूं, दूसरे हमारे बारे में उतना अच्छा निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्वयं अपना निरीक्षण करते हैं तो सही चीजें हमको मालूम होती है, भले ही हम उसको प्रकट ना करें। ठीक, चौथी विशेषता है, अगर हम बात करते हैं कि किसी विशिष्ट उपकरण, अभी हमने पहले बताया ना, इसमें किसी विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। यह विधि अत्यंत सरल और सदैव सुलभ है। हमने बताया कहीं भी किसी भी समय इस विधि द्वारा अपना निरीक्षण आप कर सकते हैं। ठीक, इसकी सीमाएं क्या है, लिमिट्स क्या है? विशेषता है तो लिमिट्स भी होंगी, सीमाएं भी, जिसको कई जगह दोष भी कहा जाता है। तो इसकी सीमाएं क्या हैं? इसमें नंबर 1, व्यक्ति अपना स्वयं का अवलोकन करता है। हम अपना निरीक्षण स्वयं करते हैं, इसकी अच्छाई भी है और ये इसकी कमी भी है, इसकी एक लिमिट भी है।
किसी मानसिक प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवहार का अवलोकन करना असंभव सा लगता है। ठीक, दूसरी चीज नंबर 2, दूसरी लिमिट क्या है, दूसरी सीमा क्या है कि अंतर्दर्शन विधि से प्राप्त होने वाली सूचनाएं अत्यधिक विषयनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रकृति की होती है। ठीक, तीसरी लिमिट इसकी क्या है कि छोटे शिशु, बालक, असामान्य व्यक्तियों और पशु पक्षियों के व्यवहारों का अंतर्दर्शन विधि द्वारा अध्ययन संभव नहीं है। छोटे बच्चे अपना निरीक्षण नहीं कर सकते हैं स्वयं से, बालक नहीं कर सकते हैं, या कोई असामान्य व्यक्ति हो, पशु पक्षी हो, या अपना निरीक्षण स्वयं नहीं कर सकते हैं। ठीक, इस विधि का प्रयोग संभव नहीं है उनके ऊपर। चौथी सीमा है इसकी, अचेतन अवस्था में किए जाने वाले व्यवहार का अध्ययन इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है। हम चेतन अवस्था में है तब तो हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं, अचेतन अवस्था में हम अपना निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। और पांचवी इसकी लिमिट है कि बदलते मनोवैज्ञानिक अनुभवों के साथ साथ व्यवस्थित ढंग से अंतर्दर्शन करना प्रायः अत्यंत कठिन काम होता है। तो ये अंतर्दर्शन का संक्षिप्त सा परिचय था। फिर आते हैं बहिर्दर्शन। बहिर्दर्शन की बात करते हैं, एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड। इस विधि का प्रतिपादन, जो बहिर्दर्शन विधि है, इसका प्रतिपादन कहा जाता है कि जोनाथन बी वाटसन, जे.बी. वाटसन, जो व्यवहारवाद, मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है व्यवहारवाद का वाटसन को जनक भी कहा जाता है। ठीक, उन्होंने ही कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक, तो व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है वाटसन को। तो इस विधि का, जो बहिर्दर्शन विधि है, इस विधि का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक संप्रदाय व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन द्वारा किया गया। ठीक, उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हुए कहा कि इसका अध्ययन निरीक्षण विधि के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसका अध्ययन निरीक्षण विधि के माध्यम से ही किया जा सकता है। ठीक, आधुनिक समय में यह विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में प्रयुक्त करने वाली एक प्रमुख विधि के रूप में स्वीकार की जाती है, बहिर्दर्शन विधि। ठीक, किसी अन्य व्यक्ति का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना और समझना ही बहिर्दर्शन है। किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करके उसके व्यवहार को जानना और समझना ही बहिर्दर्शन है। बहिर्दर्शन विधि को अवलोकन विधि या निरीक्षण विधि या प्रेक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। बहिर्दर्शन विधि को निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि या क्या कहते हैं पर निरीक्षण विधि, प्रेक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बहिर्दर्शन विधि में व्यक्ति के व्यवहार, उसके आचरण, उसकी क्रियाओं, उसकी प्रतिक्रियाओं आदि को ध्यान से देखकर उसके व्यवहार के कारणों का अनुमान लगाया जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, क्रोधित अवस्था में है, ठीक, तो क्रोधित अवस्था में व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है, क्रोध व्यक्ति के ऊपर, क्रोध की क्या प्रतिक्रिया व्यक्ति के ऊपर होती है, क्रोध के कारण व्यक्ति में क्या शारीरिक परिवर्तन आते हैं, क्या मानसिक परिवर्तन आते हैं। ठीक, तो इसका अवलोकन इसमें किया जाता है। बहिर्दर्शन जो विधि होती है या इसको अवलोकन विधि जो होती है वो दो तरह से होती है, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक, औपचारिक क्या होता है तो पता है पहले से, जब जिसका निरीक्षण हो रहा है, जिसके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा हो, उसको पहले से इस चीज की जानकारी हो कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, उसका निरीक्षण किया जा रहा हो, तो इसको औपचारिक कहते हैं। ठीक, जैसे आप क्लास में बैठकर पेपर दे रहे हैं, टीचर है आपके सामने, आपको ऑब्जर्व किया जाता है, यह औपचारिक होता है। और अनौपचारिक जो होता है उसमें
जिसका परीक्षण किया जा रहा हो उसको कोई जानकारी ना हो। ठीक, जैसे अभी उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री आ रहे हैं दौरा करने, तो मुख्यमंत्री के दौरा पहले से निश्चित हो गया कि इस फला गांव में या फला शहर में हम जा रहे हैं, तो वो औपचारिक निरीक्षण में आएगा, और बिना किसी सूचना के आ जाए मुख्यमंत्री, विजिट कर ले, दौरा कर ले, तो ये अनौपचारिक हो जाएगा। ठीक, इसकी विशेषता बहिर्दर्शन की क्या है? पहली विशेषता है कि यह विधि का प्रयोग शिशुओं पर, बालकों पर, किशोरों पर, प्रौढ़ों पर, सभी के ऊपर किया जा सकता है, पहली विशेषता है। दूसरी, अचेतन, अर्धचेतन और विक्षिप्त अवस्थाओं में किए जाने वाले व्यवहारों का अध्ययन भी बहिर्दर्शन से किया जा सकता है। तीसरी विशेषता इसकी, बहिर्दर्शन विधि में एक साथ अनेक व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं, और ये अंतर्दर्शन की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय और वैध है, वस्तुनिष्ठ है। ठीक, चौथी विशेषता की बात करते हैं बहिर्दर्शन की, तो इसकी सहायता से पशु पक्षियों के प्राप्त परिणामों को मनुष्यों पर लागू करने की संभावना को देखा जा सकता है। ठीक, और पांचवी विशेषता है कि अब ये विश्वसनीय है, ठीक, वैध है। छठी विशेषता कि इससे प्राप्त परिणामों के संख्यात्मक होने के कारण सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है इसका। ठीक, अब इसकी लिमिट क्या है, कमियां क्या है इसकी बहिर्दर्शन की? पहली चीज, नंबर 1, पहली कमी यह है कि जो अवलोकन कर रहा है, जो निरीक्षण कर रहा है तथा अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन या व्याख्या करते समय प्रायः अपनी पूर्व धारणाओं और पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहता है। ठीक, जिसके कारण परिणाम सही नहीं आता है। जैसे हमको कोई चीज सौंपी गई, किसी के बारे में राय रखने के लिए कहा गया, तो अगर हम उसके प्रति हम सकारात्मक हैं तो सब अच्छी चीजें उसके बारे में बताएंगे, और उसके प्रति हमारे पूर्वाग्रह है, नकारात्मक है, तो उसकी सारी बुरी चीजें बताएंगे। ठीक, तो इससे सही रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज, जब बच्चे को, मतलब जिसका निरीक्षण किया जा रहा हो, उसको ये चीज पता चल जाती है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है, तो वो असली व्यवहार नहीं करता, वो बनावटी व्यवहार, कृत्रिम व्यवहार करने लगता है, आर्टिफिशियल व्यवहार करने लगता है, जिससे सही परिणाम। भाई टीचर आपके सामने है और आप परीक्षा दे रहे हैं, तो टीचर अगर आपके सामने है तो आप नकल थोड़ा करेंगे, आप बनावटी व्यवहार एकदम से शांत, एकदम से सीधे, आपके माता पिता सामने है तो कोई उद्दंडता थोड़ा करेंगे, तो आप बनावटी व्यवहार करेंगे। ठीक, तीसरी इसकी कमी है, एक समय में अवलोकन करता कई कार्य करता रहता है, इसलिए सही से उसका परिणाम सही नहीं होता है। और चौथी चीज, गोपनीय प्रकृति का व्यवहार जैसे यौन क्रियाओं का आदि का अवलोकन इस विधि के द्वारा करना संभव नहीं है। ठीक, ये इसकी कमी है। ठीक, फिर प्रयोगात्मक विधि की चर्चा कर लेते हैं। प्रयोगात्मक अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधियों के अवलोकित किए जाने वाले व्यक्ति के व्यवहार पर अवलोकनकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। व्यक्ति के एक ही प्रकार के व्यवहार के अनेक कारण हो सकते हैं। यही कारण है कि अवलोकनकर्ता के लिए सदैव यह संभव नहीं होता है, हो सकता है कि वह व्यक्ति के व्यवहार के वास्तविक कारणों को जान सके कि इसके रियल फैक्टर्स क्या हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त अवलोकन विधियों द्वारा कार्य कारण संबंध, केस इफेक्ट रिलेशनशिप की स्थापना करना उपयुक्त नहीं माना जाता है। ठीक, कार्य कारण संबंध को स्थापित करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि क्या है? प्रयोगात्मक विधि वह विधि है जिसमें कार्य और कारण के संबंध का पता लगाया जाता है। ठीक, कार्य कारण संबंध को नियंत्रित स्थापित करने के लिए प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है।
प्रयोगात्मक विधि में परिस्थितियों को नियंत्रित करके, प्रयोगात्मक विधि में परिस्थितियों को नियंत्रित करके प्राणी के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। ठीक, अतः प्रयोगात्मक विधि को नियंत्रित अवलोकन विधि भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि है। यह वैज्ञानिक विधि के सभी सोपानों का, सभी स्टेप का, सभी पदों का अनुसरण करती है। इस विधि में प्रयोगकर्ता अपनी परिस्थितियों, इस विधि में प्रयोगकर्ता परिस्थितियों अथवा वातावरण को नियंत्रित करके निर्धारित करता है। ठीक, उस निर्धारित परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक, तो ये प्रयोगात्मक विधि है जिसमें प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक, कारण इसके बाद प्रयोगात्मक विधि के जो स्टेप हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड के स्टेप्स हैं, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके 7 स्टेप बताए गए हैं। अधिकांश लोगों ने 7 पद बताए हैं प्रयोगात्मक विधि के। पहला समस्या यानी अध्ययन समस्या, जो स्टडी प्रॉब्लम है। दूसरा परिकल्पना निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तीसरा प्रयोग अविकल्प यानी कि डिजाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग अविकल्प। चौथा प्रतिदर्श चयन, प्रतिदर्श जिसको सैंपलिंग कहते हैं। ठीक, सैंपल कहते हैं, प्रतिदर्शन को सैंपलिंग कहते हैं। सिलेक्शन ऑफ सैंपल, प्रतिदर्श का चयन। पांचवा प्रयोग एवं समंक, संकलन, समंक जिसको आंकड़े भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट एंड डेटा कलेक्शन, प्रयोग और आंकड़ों को एकत्र करना। ठीक, ये छठा है, पांचवा है। छठा समंक विश्लेषण यानी आंकड़ों का विश्लेषण, समंक विश्लेषण परिणाम, समंक विश्लेषण परिणाम, ये छठा है। रिजल्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। और सातवां है परिणामों का सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। ये 7 पद बताए गए। अब प्रयोगात्मक विधि की विशेषता क्या है, 2-3-4 पॉइंट में हम जान लें। पहली विशेषता ये है कि मूलतः ये एक वैज्ञानिक विधि। नंबर 1, प्रयोगात्मक विधि मूलतः एक वैज्ञानिक विधि है। इससे प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं और वैध होते हैं। नंबर 2, दूसरी विशेषता, इस विधि में परिस्थितियों पर मनोवैज्ञानिक का नियंत्रण रहता है, इसलिए इस विधि के से कार्य कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। तीसरी विशेषता, इस विधि से प्राप्त परिणामों का सत्यापन प्रयोग की पुनरावृत्ति करके किया जा सकता है। अगर कोई कहे कि क्या ये सही है करके दिखाओ, तो उसको फिर से पुनरावृत्ति करके उसको सत्यापित किया जा सकता है। चौथी विशेषता है जिसमें इस विधि का अनुसरण करके पशुओं पर प्रयोग करने से प्राप्त परिणामों को मनुष्यों पर लागू किया जा सकता है, प्रयुक्त किया जा सकता है। और पांचवी विशेषता है कि उच्च स्तरीय प्रयोगात्मक अविकल्पों का प्रयोग करके इस विधि के द्वारा मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन विशद ढंग से किया जा सकता है। ये इसकी विशेषता है प्रयोगात्मक विधि की। फिर विशेषता के बाद हम बात करते हैं लिमिट्स की। प्रयोगात्मक विधि की क्या सीमाएं हैं। ठीक, पहली कि भौतिक परिस्थितियों पर नियंत्रण रखना सरल हो सकता है, परंतु व्यवहार से संबंधित परिस्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण सरल नहीं है। ठीक, जिसके कारण इस विधि से प्राप्त परिणाम त्रुटिपूर्ण हो सकते हैं। ठीक, दूसरी इसकी कमी लिमिट क्या है कि प्रयोग चाहे कितनी सावधानी से ही ना किया गया हो, उसमें कुछ ना कुछ कृत्रिमता अवश्य आ ही जाती है। ठीक, तीसरी इसकी सीमा है, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनका निर्माण करना असंभव होता है। ठीक, अथवा अवांछनीय होता है, जैसे बालकों में क्रोध, भय, डर आदि उत्पन्न करने के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना अवांछनीय ही होगा। ठीक, चौथी इसकी सीमा है
कि इस विधि में व्यक्ति को नियंत्रित परिस्थितियों में कार्य करना होता है, इसलिए उसमें प्रयोग के प्रति किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं होती है। ठीक, ये इसकी कमी है, सीमा है। फिर बात कर लेते हैं विवरणात्मक विधियों की। विवरणात्मक विधियों में सबसे पहली विधि है जीवन इतिहास विधि, केस स्टडी मेथड। कभी कभी मनोवैज्ञानिकों को किसी व्यक्ति विशेष अथवा उसके वंश विशेष अथवा वर्ग विशेष की विलक्षणता के अध्ययन करना और उनकी समस्याओं को जानना होता है। ठीक, तब मनोवैज्ञानिक प्रायः जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति की विलक्षणता का मनोवैज्ञानिक अथवा शैक्षिक अध्ययन किया जाता है वह कोई अपराधी, मानसिक रोगी, झगड़ालू, प्रतिभाशाली, समाज विरोधी कार्य करने वाला, ठीक, समस्यात्मक बालक आदि कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है जिसको यह समस्या है या वो प्रतिभाशाली है, जो विशिष्ट बालक है वो इसी में उनके अध्ययन के लिए, या किसी विशेष व्यवहार के कारण अपराधी हो, मानसिक रोगी हो, उसके समस्या कुछ भी हो सकता है, उसके अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, व्यक्ति के विलक्षणता का कारण उसका वंशानुक्रम है या पर्यावरण है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, व्यक्ति अपनी पूर्वगत परिस्थितियों तथा अनुभवों के फलस्वरूप विलक्षण व्यवहार करने लगता है। मनोवैज्ञानिक गण व्यक्ति के विलक्षण व्यवहार तथा वास्तविक कारणों को जानने के लिए जीवन इतिहास विधि का प्रयोग करते हैं। जीवन इतिहास विधि का, जैसे सिंपल शब्दों में समझो कि कोई व्यक्ति है सामान्य परिस्थिति में, अचानक से वो ऐसा व्यवहार कर रहा है कि चीखता चिल्लाता है, दर दर भागता है या कुछ होता है, तो जो जागरूक लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो ज़्यादातर लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, मनोरोग विशेषज्ञों को भी दिखाते हैं। तो और जाने लोग कहते हैं कि इसमें कोई भूत प्रेत या उसका साया है, इस तरह से चीज़ें बताते हैं, झाड़ फूक कराने लगते हैं। तो जब मनोवैज्ञानिकों के पास, जब मनोरोग विशेषज्ञों के पास जाते हैं तो इस विधि का वो प्रयोग करता है कि ये समस्या कब से आई, तो उसके जन्म से लेकर वर्तमान समय जब समस्या आ रही उस समय तक के उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, पारिवारिक सभी बिंदुओं पर वो अध्ययन करता है। तो उस समय जो जिस तरह से वो समस्या का समाधान करता है वो इसी विधि का प्रयोग करता है। ठीक, कभी कभी किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में सारी चीज़ें आ जाती हैं, और दूसरा पर्यावरण। हमारे विकास के दो ही मुख्य बिंदु हैं, वंशानुक्रम और पर्यावरण। ठीक, उससे संबंधित कारणों की खोज करता है और उससे समस्याओं का समाधान करता है, तो इस विधि का प्रयोग करता है। इस विधि की विशेषता क्या है? जीवन इतिहास विधि की, जीवन इतिहास विधि की विशेषता की हम बात करते हैं तो पहली विशेषता है नंबर 1, छात्र छात्राओं को उपचारात्मक शिक्षण, परामर्श एवं निर्देशन प्रदान करने की दृष्टि से यह विधि बहुत सर्वोत्तम है। छात्र छात्राओं को उपचारात्मक शिक्षण तथा परामर्श एवं निर्देशन प्रदान करने की दृष्टि से यह विधि बहुत उत्तम विधि है। नंबर 2, दूसरी विशेषता क्या है कि मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों तथा मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों के अध्ययन के लिए यह विधि उपयोगी है। तीसरी विशेषता क्या है इसकी? इस विधि में विभिन्न स्रोतों से तथा व्यापक ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं और इस तरह से निष्कर्ष जो मिलते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। इसकी लिमिट क्या है, इसकी सीमाएं क्या है व्यक्ति जीवन इतिहास विधि की? इसके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनकी जरूरत होती है। नॉर्मल कंडीशन में इसको नहीं किया जा सकता है। दूसरी इसकी लिमिट है कि इस विधि में समय, धन और श्रम दोनों अधिक लगता है, ये व्ययशील विधि है। तीसरी इसकी लिमिट क्या है कि कभी कभी व्यक्ति अपने इष्ट मित्र, प्रश्नगत व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं को छिपाने का प्रयास करते हैं, ठीक, जिससे सही परिणाम नहीं प्राप्त होता है। चौथी इसकी विशेषता है, लिमिट है, जो सीमाएं हैं वो कि इस विधि से प्राप्त सूचनाओं की व्याख्या करते समय मनोवैज्ञानिकों में प्रायः कुछ न कुछ मतभेद रहता है। ठीक, ये जीवन इतिहास विधि है। फिर विकासात्मक विधि की बात करते हैं। विकासात्मक विधि जिसको जेनेटिक मेथड कहते हैं,
ठीक, इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति के विकास का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ठीक, मनोवैज्ञानिक जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति के विकास के विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है। ठीक, और उनका विश्लेषण करके व्यक्ति के विकास पर उसके वंशानुक्रम और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको देखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि विकासात्मक विधि में विकास की विभिन्न अवस्थाओं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक, में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक आदि पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, स्पष्ट है ये एक दीर्घकालिक विधि है। ठीक, इससे जिससे अनेक वर्षों तक आंकड़ों को एकत्रित करना होता है, अनेक वर्षों के आंकड़ों को एकत्रित करना होता है। ठीक, तो ये विकासात्मक विधि होती है। इसकी विशेषता क्या है? विकासात्मक विधि की अगर हम बात करें तो पहली विशेषता है कि विभिन्न अवस्थाओं के विकास की विशेषताओं को जानने के लिए यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त की। शैशवावस्था में इसका विकास शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक क्या था, बाल्यावस्था में क्या था, किशोरावस्था में क्या था और प्रौढ़ावस्था में क्या है, इसके लिए ये सर्वाधिक उपयोगी विधि है। दूसरी विशेषता है कि बालक के विकासात्मक दोषों को जानने के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो उसके विकास में कौन कौन सी कमियां आई, कौन कौन से दोष हुए, इसको जानने के लिए भी ये अत्यंत अच्छी विधि है, उपयोगी विधि है। ठीक, इसकी लिमिट क्या है, इसकी सीमाएं क्या है विकासात्मक विधि की? ठीक, दीर्घकालिक विधि है। दीर्घकालिक विधि है इसलिए इसमें श्रम और धन दोनों अधिक लगते हैं। ठीक, दूसरी इसकी लिमिट क्या है कि मानव विकास को एक साथ अनेक कारक प्रभावित करते हैं और सभी को नियंत्रित करके अध्ययन करना संभव नहीं होता है। ये इसकी लिमिट है। फिर तुलनात्मक विधि की बात कर लेते हैं। तुलनात्मक विधि, इस विधि में प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं, इस विधि में प्राणियों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं तथा असमानताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे पशुओं तथा मानवों के व्यवहार की तुलना, दो प्रजातियों के व्यवहारों की तुलना, विभिन्न वातावरण में पाए गए बालकों के व्यवहारों की तुलना, लड़के तथा लड़कियों के व्यवहार जेंडर के आधार पर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर, ठीक, ठंडे और गर्म प्रदेशों के आधार पर, इस तरह से दो समूहों को, दो वर्गों के व्यवहारों के समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करके उपयोगी सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। ठीक, तुलनात्मक विधि द्वारा। इसकी तुलनात्मक विधि की विशेषताएं क्या हैं? तो पहली विशेषता यह है, जिन प्रयोगों को मनुष्यों के ऊपर नहीं किया जा सकता है, उन प्रयोगों को पशुओं के ऊपर करके सिद्धांत प्रतिपादित करने की एकमात्र विधि है। ठीक, और दूसरी, अन्य प्रजातियों के लिए पहले से उपलब्ध ज्ञान के आधार पर मानव व्यवहार को समझना सरल हो जाता है। ये इसकी विशेषता है। इसकी लिमिट क्या है, सीमाएं इसकी क्या है कि मनुष्य तथा पशु के व्यवहार में, मनुष्य तथा पशु में स्पष्ट अंतर होने के कारण पशुओं के ऊपर बनाए गए नियमों का यथावत मनुष्यों पर प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक, और दूसरी इसकी लिमिट है कि विभिन्न प्रजातियों का शारीरिक, मानसिक, वंशानुक्रम तथा परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। अतः एक प्रजाति से प्राप्त ज्ञान का अन्य प्रजातियों को प्रयुक्त करते समय पर्याप्त सावधानी की जरूरत होती है। फिर बात कर लेते हैं मनोविश्लेषण विधि की, मनोविश्लेषणात्मक विधि की। मनोविश्लेषणात्मक विधि मनोविज्ञान की वो विधि है, इस विधि का प्रतिपादन जो वियना के चिकित्सक थे, वियना के चिकित्सक सिगमंड फ्रायड इस विधि के प्रतिपादक हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के दो मन होते हैं, चेतन और अचेतन। ठीक, व्यक्ति का अचेतन मन भी उसके फ्रायड ने कहा कि व्यक्ति का चेतन मन की अपेक्षा अचेतन मन व्यक्ति के व्यवहार को अधिक प्रभावित करता है। ठीक, अचेतन वास्तव में व्यक्ति की अतृप्त तथा दमित इच्छाओं का, भावनाओं का पुंज होता है।
तथा वह सदैव क्रियाशील रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार अनजाने ही आतृप्त और दमित इच्छाओं से प्रभावित होता रहता है। मनोविश्लेषण विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का मनोविश्लेषण विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी आतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक, इसके लिए शब्द साहचर्य विधि, शब्द विश्लेषण, स्वप्न विश्लेषण विधि, मस लक्ष्य जैसी विधियों का प्रयोग, प्रक्षेपीय तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जब हम मनोविश्लेषण सिद्धांत पढ़ेंगे तो इस पर बृहद चर्चा करेंगे। मनोविश्लेषण विधि की विशेषता क्या है कि इस विधि में से व्यक्ति के व्यवहार के अचेतन और चेतन दोनों पक्षों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जो मतलब नॉर्मल तरीके से वो नहीं बता सकता है, उस व्यवहार को भी, उस व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। दूसरी विशेषता है कि व्यक्ति की भावना ग्रंथियों को ज्ञात करना और मानसिक विकारों का निदान करना इस विधि के प्रयोग से संभव है। तीसरी इसकी विशेषता है कि इस विधि में व्यक्ति चाहकर भी अपने मन की बातों को मनोविश्लेषक जो होते हैं या अध्ययनकर्ता से छुपा नहीं पाता है, वो सारी चीजें बता देता है। ठीक, इसकी लिमिट्स क्या है? इसका प्रयोग केवल जो स्पेशलिस्ट हों, विशेषज्ञ हों, प्रशिक्षित हों, वही कर सकते हैं। दूसरी, इसमें धन और समय दोनों अधिक लगता है और अत्यंत सावधानी की जरूरत होती है। इस विधि में व्यक्ति तथा मनोविश्लेषक दोनों को अधिक धैर्य के साथ काम करना होता है, जो कभी कभी असंभव हो जाता है। और चौथी इसकी सीमा क्या है कि व्यक्ति के मन में छिपी अनेक वांछनीय इच्छाओं के सार्वजनिक हो जाने के कारण व्यक्ति तथा समाज इस विधि के प्रयोग करने में सहयोग नहीं देते। ठीक, फिर बात करते हैं नैदानिक विधि की, डायग्नोस्टिक। नैदानिक विधि का प्रयोग प्रायः व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। नैदानिक विधि का प्रयोग प्रायः व्यक्ति के व्यवहार की जटिलताओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। यह एक व्यक्तिगत विधि है तथा इस विधि में व्यक्ति का अध्ययन करके उसके सम्मुख आने वाली कठिनाइयों का निदान खोजा जाता है। ठीक, निदानात्मक विधि द्वारा व्यक्ति के जटिल तथा अवांछनीय व्यवहारों के कारणों को ज्ञात करके इसे उपचारात्मक उपाय उसे बताए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है? विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है कि उपचारात्मक उपाय के पूर्व समस्याएं ज्ञात करने के लिए निदानात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। अपरिहार्य है, जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको दवाई देगा, दवाई से पहले वो आपकी जांच कराने का प्रयास करता है कि आपको क्या समस्या है, इसका पता, डायग्नोस्टिक जिसको कहते हैं, इसका पता लगाया जाए, फिर क्लिनिकल मेथड अपनाया जाता है। डायग्नोस्टिक मेथड के बाद क्लिनिकल मेथड अपनाया जाता है, यानी उपचारात्मक उपाय देने के पूर्व समस्याओं को ज्ञात करने के लिए निदानात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। ये विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि बालकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने से निदानात्मक विधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो जा सकती है। ठीक, पहले समस्याओं का पता लगाएं, फिर समस्याओं का समाधान करें। इसकी लिमिट क्या है, सीमाएं क्या है? पहली बात कि इस विधि का मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में ठीक ढंग से प्रयोग प्रशिक्षित, अनुभवी और कुशल मनोचिकित्सक ही कर सकते हैं। और दूसरी इसकी लिमिट है, सीमा है कि यह विधि समय, श्रम और धन की दृष्टि से अत्यधिक बेसाध्य होने के कारण कभी कभी अव्यवहारिक हो जाती है। फिर आ जाते हैं हम अंतिम विधि में, सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड जिसको कहा जाता है। ठीक, मनोवैज्ञानिक अध्ययन की सर्वेक्षण विधि एक आधुनिक और पर्याप्त प्रचलित विधि है। इस विधि में व्यक्तियों के प्रतिदर्श से प्रदत्तों को संकलित करके उसके आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, इसलिए इसे सांख्यिकीय विधि भी कई जगह कहा गया है। ठीक, इस विधि से प्राप्त सूचनाओं, सिद्धांतों और नियमों को लगभग सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। ठीक, शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि को एक अत्यंत उपयोगी विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, परीक्षण आदि मापन उपकरणों की सहायता से संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय ढंग से विश्लेषण करके परिणाम प्राप्त किए जाते हैं।
ठीक, इस विधि से प्राप्त परिणामों को विश्वसनीयता, संकलित प्रदत्तों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। यह प्रतिदर्श अपने समग्र का ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व कर रहा होता है एवं पूर्व समंकों यानी आंकड़ों का संकलन वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैध ढंग से किया जाता है। ठीक, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषताओं की जब हम बात करते हैं, ये एक वैज्ञानिक विधि है जिसके कारण इस विधि से प्राप्त सूचनाएं प्रमाणिक स्वीकार की जाती हैं। दूसरी विशेषता है कि इस विधि से प्रतिदर्श से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समग्र के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं, जाने के कारण कम समय, श्रम और लागत में अध्ययन संभव है। ठीक, तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि सांख्यिकीय विधियों के प्रयोग में विभिन्न चरों के मध्य पारस्परिक संबंधों का गहन अध्ययन किया जा सकता है। ठीक, फिर इसकी लिमिट्स क्या है? अब इसके जो सीमाएं हैं इसकी बात हम करेंगे। इस विधि की विश्वसनीयता प्रयुक्त किए गए प्रतिदर्श और उससे प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर करती है। ठीक, दूसरी इसकी लिमिट है कि यह विधि समूहगत विशेषताओं का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत विशेषताओं का अध्ययन इसमें नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये इसकी लिमिट्स है। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख विधियां थी जिस पर आज हमने चर्चा की। आगे के वीडियो में फिर किसी विधि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े जो DLED, B.Ed, शिक्षा शास्त्र, नेट, PGT की तैयारी करना चाहते हैं, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों को शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।